हेलो टू ऑल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम एम्स रायपुर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है चैनल पे, आप सबने देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है एम्स रायपुर 2023 में जो पेपर हुआ था एम्स रायपुर का, वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हियर इज़ अ पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन शरीर में रक्त के संचार का वर्णन करता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ब्लड फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओपन वेसल। रक्त खुली वाहिकाओं के माध्यम से एक सीधी रेखा में बहता है, बिल्कुल गलत। ब्लड स्ट्रेट लाइन में और थ्रू द ओपन वेसल्स बिल्कुल बह ही नहीं सकता, फिर वो हमारी बॉडी में ये एक क्लोज वेसल्स में बहता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ब्लड इज पम्प बाय द लिवर, बिल्कुल नहीं। ब्लड इज पम्प बाय द हार्ट। ब्लड फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट थ्रू द वेसल्स, वेरी एक्यूरेट ऑप्शन दिस इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से एक बर्न सर्किट में बहता है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है ब्लड इज पम्प बाय द लंग्स, बिल्कुल गलत। ब्लड हार्ट से पंप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंजियोग्राम एंड अ ट्रेडिशनल एंजियोग्राम। सिटी एंजियोग्राम और पारंपरिक एंजियोग्राम में मुख्य अंतर क्या है, देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सिटी एंजियोग्राम और ट्रेडिशनल एंजियोग्राम में डिफरेंस पूछ रहा है ये। ठीक है, सिटी एंजियोग्राम यूज कॉन्ट्रास्ट डाई वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम डू नॉट। सिटी एंजियोग्राम कंट्रास्ट डाई का उपयोग करता है जबकि पारंपरिक एंजियोग्राम नहीं करते हैं। दूसरा बोल रहा है सिटी एंजियोग्राम लेस इन्वेसिव होते हैं ट्रेडिशनल एंजियोग्राम से। तीसरा बोल रहा है सिटी एंजियोग्राम यूज एक्सरे फ्लोरोस्कोपी वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम डू नॉट। चौथा ऑप्शन बोल रहा है सिटी एंजियोग्राम रिक्वायर इंसर्शन ऑफ कैथेटर वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम्स डू नॉट। सिटी एंजियोग्राम में कैथेटर डालने की आवश्यकता होती है जबकि पारंपरिक एंजियोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटी एंजियोग्राम यूज कॉन्ट्रास्ट डाई वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम डू नॉट। दोनों ही जो एंजियोग्राम है उसके अंदर डाई का यूज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है सिटी एंजियोग्राम आर लेस इन्वेसिव देन ट्रेडिशनल एंजियोग्राम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। सिटी एंजियोग्राम एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एंजियोग्राम लेस इन्वेसिव होता है, कम चीरफाड़ वाला प्रोसीजर होता है। ठीक है, लेस इन्वेसिव और फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एंजियोग्राम। सिटी एंजियोग्राम यूज एक्सरे फ्लोरोस्कोपी वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम डू नॉट, ये भी गलत है। सिटी एंजियोग्राम रिक्वायर्स इंसर्शन ऑफ कैथेटर वाइल ट्रेडिशनल एंजियोग्राम डू नॉट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बल्कि ट्रेडिशनल एंजियोग्राम रिक्वायर इंसर्शन ऑफ कैथेटर, ना कि सिटी एंजियोग्राम। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिटी एंजियोग्राम जो है वो लेस इन्वेसिव है और फास्ट है देन ट्रेडिशनल एंजियोग्राम। ट्रेडिशनल एंजियोग्राम क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जहाँ पे हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं ब्लड वेजल्स में और उस कैथेटर को हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक लेके जाएंगे, जबकि सिटी एंजियोग्राम एक नॉन इन्वेसिव ही बोल सकते हैं हम इसको, जो कि एक्सरेज और कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहा है ब्लड वेजल्स की डिटेल्ड इमेज बनाने के लिए। तो ये लेस इन्वेसिव और हम इसको फास्टर बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एंजियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ इज अ प्रॉब्लम विद ब्लड फ्लो इन द ब्रेन डिटेक्टेड। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की समस्या का पता कैसे लगाया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको किस तरीके से उसका पता लगाएंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है बाय एनालाइजिंग अ ब्लड सैंपल, रक्त के नमूने का विश्लेषण करके। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बाय कंडक्टिंग एन एमआरआई स्कैन, एमआरआई स्कैन करेंगे उसका। बाय परफॉर्मिंग अ सिटी स्कैन करके, या फिर बाय यूजिंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी का उपयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो ब्लड सैंपल एनालाइज करके ब्लड फ्लो क्या हो रहा है ब्रेन में उसका पता हम नहीं लगा सकते। एमआरआई स्कैन नहीं, एमआरआई स्कैन को भी हम एमआरआई स्कैन को हम आइडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं मानेंगे इस कंडीशन का। बाय परफॉर्मिंग अ सिटी स्कैन परफॉर्म करके भी हम नहीं पता लगा सकते कि ब्लड फ्लो में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी प्रेफर करेंगे। सेरेब्रल एंजियोग्राफी में क्या होगा कि ये पूरी ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स जा रही है उसकी स्टडी हो जाएगी बाय इंजेक्टिंग अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हम
पूरा इसका लाइव पाथ देखते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो रहा है उसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच टेक्निक इज़ यूज टू ऑब्टेन रेडियोग्राफ्स ऑफ द एंटायर सेट ऑफ टीथ। दांतों के पूरे सेट का रेडियोग्राफ प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास इंट्राओरल एग्जामिनेशन, बाइट विंग एग्जामिनेशन, ऑर्थोपेंटोमोग्राफ या फिर सिटी स्कैन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन क्या है, इंट्राओरल एग्जामिनेशन। तो देखो इंट्राओरल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड द माउथ, ठीक है, या तो इंडिविजुअल इनसाइड द माउथ, या तो इंडिविजुअल टीथ की स्टडी करने के लिए, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ टीथ, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ टीथ, ना कि एंटायर सेट ऑफ टीथ, ठीक है। बाइट विंग एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, बाइट विंग का मतलब कि जो बाइट कर रहा है, मतलब ऊपर और नीचे का दांत जो होगा उसकी स्टडी होगी पूरे, ठीक है। और पूरे एंटायर सेट ऑफ टीथ का पता लगाने के लिए बिल्कुल हम क्या प्रेफर करेंगे, ओपीजी, ऑर्थोपेंटेमोग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हाउ कैन गुड ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बी अचीव्ड इन रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी एंड जनरल सिटी। रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी और सामान्य सिटी में अच्छा व्यावसायिक विकिरण संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पेशेंट एंड पर्सोनल, रोगी और कर्मियों के बीच शारीरिक निकटता। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर हम पेशेंट और पर्सोनल के बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि स्ट्रक्चर शील्डिंग यूज़ करेंगे और जो डिस्टेंस है पेशेंट और पर्सोनल के बीच में वो बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। आई गेस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। बाकी आंसर अपना बिल्कुल इन तीन ऑप्शन में से ही है कि कैसे गुड ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन, मतलब ऑक्यूपेशनल का मतलब जो रेडिएशन वर्कर्स है उनको कैसे अच्छी रेडिएशन प्रोटेक्शन हम पहुंचा सकते हैं रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी और जनरल सिटी स्कैन के प्रोसीजर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि हम अच्छे से स्ट्रक्चर शील्डिंग यूज़ करें और जो डिस्टेंस है पेशेंट और पर्सोनल के बीच में अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बहुत अच्छा अचीव होगा वर्कर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच फीचर ऑफ मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर्स इनेबल्स हेलिकल एक्वाइजेशन एट फास्ट रोटेशन स्पीड। एमडी सिटी स्कैनर की कौन सी विशेषता तेज रोटेशन गति पर पेचदार अधिग्रहण को सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है द स्लिपरिंग गैनिट्री, दूसरा है द मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर, तीसरा ऑप्शन है द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द डिटेक्टर अरेज, डिटेक्टर सरणियों की अनुदैर्ध्य दिशा, चौथा ऑप्शन है द फुल रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का पूर्ण रोटेशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एमडी सिटी स्कैनर का कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हेलिकल एक्वाइजेशन मतलब फास्ट रोटेशन स्पीड पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल स्लिपरिंग गैनिट्री। स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा की फीचर है मॉडर्न मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर्स का जो क्या करता है, इनेबल्स कंटिन्यूअस रोटेशन, ठीक है, इनेबल्स कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स and allowing for helical और spiral acquisition at fast rotation speed। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्लिपरिंग गैनिट्री स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेस परफ्यूजन एमआरआई। तनाव छिड़काव एमआरआई का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बात करें स्ट्रेस परफ्यूजन एमआरआई का पर्पस क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। टू इवेल्युएट द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, दिल की शारीरिक संरचना को मूल्यांकन करने के लिए। टू असेस द मूवमेंट ऑफ द हार्ट अंडर स्ट्रेस मसल, तनाव की मांसपेशियों के तहत दिल की गति का आकलन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हार्ट मसल स्कैरिंग, हृदय की मांसपेशियों के निशान की सीमा निर्धारित करने के लिए। चौथा ऑप्शन बोल रहा है टू एग्जामाइन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट अंडर स्ट्रेस, दबाव में हृदय में रक्त प्रवाह की जाँच करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, पर्पस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस परफ्यूजन एमआरआई। स्ट्रेस परफ्यूजन एमआरआई हम किस लिए करते हैं कि जो हार्ट में ब्लड फ्लो जा रहा है अंडर स्ट्रेस, मतलब अगर अब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हार्ट पे ब्लड फ्लो का
क्या सीन रहेगा, मतलब क्या कैसे ब्लड फ्लो होगा, उसका एग्जामाइन करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम स्ट्रेस परफ्यूजन एमआरआई प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल जैसे कि मायोकार्डियम वो बताएगी हमें अंडर स्ट्रेस, टिपिकली इंड्यूस बाय फिजिकल एक्सरसाइजेज और फार्माकोलॉजिकल मीन्स। ये जो है टेस्ट है वो हेल्प करता है हमें डायग्नोस एंड असेस कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस एंड मायोकार्डियल परफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लेसिंग जेल ऑन पेशेंट स्किन ड्यूरिंग एन अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर। अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया के दौरान रोगी की त्वचा पर जेल लगाने का क्या उद्देश्य है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब हम अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट पे जेल लगाते हैं। ठीक है, तो वो जेल लगाने का पर्पस क्या है, जिसको हम अकॉस्टिक जेल बोलते हैं। टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के लिए स्नेहन प्रदान करने के लिए। टू इम्प्रूव द कंडक्शन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के चलन में सुधार करने के लिए। टू प्रिवेंट द स्किन इरिटेशन, या फिर टू एनहांस द विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेज। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ईजी सा है। जो हम अकॉस्टिक जेल यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान वो किस लिए करते हैं, टू इम्प्रूव द कंडक्शन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के चालन में सुधार करने के लिए। क्या करता है ये अल्ट्रासाउंड जेल, इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द पेशेंट स्किन। ठीक है, जो पर्पस क्या हो जाता है इसका मेनली कि जो ट्रांसड्यूसर और स्किन के बीच में एयर गैप है उसको फिल कर देगा और बेटर ट्रांसमिशन अलाउ करेगा साउंड वेव्स को। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव द अकॉस्टिक कपलिंग बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड स्किन, जिसकी वजह से हमें हाइगर क्वालिटी इमेजेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, व्हेन कैन स्क्रीनिंग मैमोग्राफी be deferred for asymptomatic pregnant patient at average risk of developing breast cancer। स्तन कैंसर विकसित होने के औसत जोखिम वाले स्पर्शोन्मुख गर्भवती रोगियों के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी को कब टाला जा सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आप असिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट पेशेंट में द एवरेज रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के, तो आप स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कब टाल सकते हो। प्रेगनेंसी के शुरू में, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो फीडिंग फेज़ होता है फीमेल का, उसमें, प्रेगनेंसी के अंत में, या फिर प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में। क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखो मैमोग्राफी क्या हो जाता है, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट की स्टडी करते हैं। दो टाइप की मैमोग्राफी हो जाती है, एक हो जाती है डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी एंड द सेकंड वन इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी जो कि हम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में करते हैं और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में हम करते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। दैट्स अ काइंड ऑफ रूटीन चेकअप इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपोज। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो भाई प्रेग्नेंट पेशेंट है, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा एज वाली है नहीं, आफ्टर मेनोपोज वाली है नहीं, तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी तो हम जनरली रिकमेंड ही नहीं करेंगे एसिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट पेशेंट में एट एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी उस टाइम पे, जिससे कि क्या हो सकता है ब्रेस्ट में चेंजेस कर सकती है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के दौरान रेडिएशन लगेगी, वो रेडिएशन एक्सपोजर क्या हो जाएगा, जो रेडिएशन डोज होता है वो रिलेटिवली लो होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान तो वो कंसर्न रहेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर थ्रू स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इन असिम्प्टोमेटिक वुमेन एट एवरेज रिस्क इज़ लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है हम उसे प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में टाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कैन बी मेजर्ड इन कार्डियक चैम्बर्स विथ कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई। कॉन्ट्रास्ट एनहांस, इसके बीच में गैप नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, कंट्रास्ट वर्धित एमआरआई के साथ कार्डियक कक्षों में क्या मापा जाता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई के अंदर कार्डियक चैम्बर में हम क्या मेजर करेंगे, इन्फ्रेक्ट साइज एंड लोकेशन, ब्लड फ्लो वेलोसिटी, टिश्यू वायबिलिटी, या फिर मायोकार्डियल स्कार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई है कार्डियक चैम्बर्स के अंदर वो मेनली क्या मेजर कर लेता है, एक तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम्स, मायोकार्डियल मास एंड लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल स्कार ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
मायोकार्डियल स्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज बोर एमआरआई एंड एन ओपन बोर एमआरआई स्कैनर। क्लोज बोर एमआरआई और ओपन बोर एमआरआई स्कैनर के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ द स्कैनर्स मैग्नेट, स्कैनर के चुंबक का आकार। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द एबिलिटी टू अकोमोडेट पीपल विथ क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोगों को समायोजित करने की क्षमता। द प्रेजेंस ऑफ वाइडर टनल ओपनिंग, व्यापक सुरंग के उद्घाटन की उपस्थिति। द बॉडी पार्ट दैट आर इनसाइड द स्कैनर ड्यूरिंग द स्कैन, शरीर के वह अंग जो स्कैन के दौरान स्कैनर के अंदर होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, द एबिलिटी टू अकोमोडेट पीपल विथ क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट कौन से हो जाते हैं, जिनको जो दम घुटता है, सफोकेशन से डर लगता है, ठीक है, उनको हम क्लोज बोर एमआरआई में नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है, सॉरी उसमें डायग्नोस नहीं कर सकते क्लोज बोर एमआरआई में, तो उसके अंदर हम क्या प्रेफर करेंगे, ओपन बोर एमआरआई स्कैनर। ठीक है, तो यही इसका मेन डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि क्लोज बोर एमआरआई स्कैनर के अंदर क्या होगा, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया पेशेंट को डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा, एंजाइटी होगी पेशेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोज टनल होती है, जबकि ओपन बोर एमआरआई के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन डिज़ाइन होगी। ठीक है, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए कंफर्टेबल होगा, इसके वाइडर बोर होता है और शॉर्टर टनल होगा, और ये पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराएगा ड्यूरिंग द स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच इमेजिंग टेक्निक प्रोवाइड डिटेल व्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन। कौन सी इमेजिंग टेक्निक रीढ़ की क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी की विस्तृत दृश्य प्रदान करती है, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, बात करें स्पाइन के क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी की, तो कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो बेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा हमारा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट होगी फॉर विजुअलाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि डिस्क, नर्व, स्पाइनल कोड्स, ये सब हम इसमें जब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट इज पल्स थ्रू अ पेशेंट ड्यूरिंग एन एमआरआई। पहला ऑप्शन है द प्रोटॉन्स अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है द प्रोटॉन्स स्पिन आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोटॉन संतुलन से बाहर घूमते हैं। द एमआरआई सेंसर्स डिटेक्ट द एनर्जी रिलीज, एमआरआई सेंसर सारी ऊर्जा का पता लगाते हैं। द मॉलिक्यूल्स चेंज देयर केमिकल नेचर, अणु अपनी रासायनिक प्रकृति को बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रोगी के माध्यम से एक रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट स्पंदित किया जाता है, मतलब जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट पल्स करेंगे किसी पेशेंट से एमआरआई के दौरान तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, द प्रोटॉन्स स्पिन आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होगा भाई, जब भी कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट पल्स होगा थ्रू अ पेशेंट एमआरआई के दौरान, तो ये क्या करेगा, इट डिस्टर्ब्स द अलाइनमेंट, जो बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स है उसके अलाइनमेंट को ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी हो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी फ्रॉम द आरएफ पल्स एंड स्पिन आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, What is a potential substitute for endoscopic retrograde cholangiopancreatography और percutaneous transhepatic cholangiography। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि हम एज अ सब्सटीट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मॉडलिटी यूज़ कर सकते हैं, किसके सब्सटीट्यूट में, ERCP और PTC। ठीक है, दोनों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर है, तो अब इनको किसने सब्सटीट्यूट कर लिया है। पहला ऑप्शन है MRCP, दूसरा है प्रोजेक्शनल इमेजिंग, तीसरा है क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, चौथा है एक्स्ट्राडक्टल डिजीज़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल MRCP, डेट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। ठीक है, अब इसको किसने रिप्लेस कर लिया है, मतलब किसने सब्सटीट्यूट कर लिया है, क्या हो जाएगा MRCP। और रीजंस क्या हो जाएंगे इसके, MRCP नॉन इन्वेसिव है, इसके अंदर कोई चीरफाड़ नहीं होगी और इनफैक्ट इसके अंदर रेडिएशन भी नहीं लगेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर एमआरआई ओवर सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेजिंग। सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेजिंग की तुलना में स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का क्या लाभ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की क्या एडवांटेज है स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर एमआरआई का
सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी के कंपैरिजन में क्या ये हायर डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी है, क्या इसका कॉस्ट कम होता है, या फिर आयनाइजेशन रेडिएशन की जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। एबिलिटी टू असेस मायोकार्डियल वायबिलिटी, मायोकार्डियल व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका रिड्यूस नीड फॉर आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, स्पेक्ट में आप सबको पता है रेडिएशन आयनाइजिंग रेडिएशन लगती है, लेकिन एमआरआई में किसी भी टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं लगेगी पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मेजरमेंट्स आर थ्योरेटिकली एसोसिएटेड विथ ईच पेल्विक प्लेन, प्रत्येक श्रोणि तल से सैद्धांतिक रूप से कितने माप जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्योरेटिकली हर पेल्विक प्लेन से कितने मेजरमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 3 जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से, एपी डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर एंड ओब्लिक डायामीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन मैमोग्राफी, मैमोग्राफी में प्रयुक्त डिटेक्टर का उद्देश्य क्या है। क्या वो एक्सरे इमेज को कैप्चर कर लेगा, फिल्म पे ब्रेस्ट को कंप्रेस कर देगा विथ अ पैडल टू प्रोड्यूस अ स्मॉल बर्स्ट ऑफ एक्सरे के एक छोटे से विस्फोट का उत्पादन करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। क्या करेगा डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनको कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगा। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, एक्सरे इमेज ऑन द फिल्म, इस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये ऑप्शन पढ़ो, टू कैप्चर द एक्सरे इमेज ऑन फिल्म, क्यों, और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक्सरे इमेज को कैप्चर कर रहा है फिल्म के अंदर, जबकि क्या करता है डिटेक्टर का प्राइमरी रोल क्या होता है, टू कैप्चर एक्सरे फोटोन्स आफ्टर दे पास थ्रू ब्रेस्ट टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, एक्सरे फोटोन को कैप्चर किया और उसके बाद इन फोटोन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसमिट कर दिया टू अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, पारंपरिक एंजियोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी यूजेज अ सिटी स्कैनर वाइल कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी यूजेज एक्सरे इमेजेस। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड थ्रेडिंग अ ट्यूब थ्रू द बॉडी वाइल सीटीए यूजेज अ सिंपल इंजेक्शन। पारंपरिक एंजियोग्राफी में शरीर के माध्यम से एक ट्यूब में थ्रेडिंग की आवश्यकता होती है, जबकि सीटीए एक साधारण इंजेक्शन का उपयोग करता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी कॉजेज लेस डिस्कम्फर्ट देन सीटीए। चौथा ऑप्शन बोल रहा है ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी इज फास्टर देन सीटीए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कि जो ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी होती है उसको ही थ्रेडिंग ट्यूब की नीड है थ्रू द बॉडी, जबकि सीटीए सिर्फ एक सिंपल इंजेक्शन यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ एमआरआई स्कैन प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ ब्रेन एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर, कौन से टाइप का एमआरआई स्कैन है जो कि ब्रेन की एनाटॉमी और स्ट्रक्चर का हमें क्लियर व्यू देगा। एमआरआई स्कैन मस्तिष्क, शरीर संरचना और संरचना का स्पर्श दृश्य प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, T1 वेटेड एमआरआई। बात करेंगे T1 वेटेड एमआरआई की, तो वो हमें बेस्ट एनाटॉमिकल डिटेल देगा, और T2 वेटेड एमआरआई क्या देगा हमें, बेस्ट पैथोलॉजी डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमआरआई स्कैनर्स इज ट्रू, एमआरआई स्कैनर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन बोल रहा है एमआरआई स्कैनर यूजेस एक्सरेज टू जनरेट इमेजेस, तो बिल्कुल नहीं, इसके अंदर किसी भी टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन होती नहीं है। एमआरआई स्कैनर्स आर प्राइमरली यूज टू इमेज बोन्स, नहीं, इमेज को प्राइमरीली देखने के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, सिटी स्कैन। एमआरआई तो हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी देखने के लिए। एमआरआई स्कैन डू नॉट यूटिलाइज आयनाइजिंग रेडिएशन, बिल्कुल सही है, एमआरआई स्कैनर आयनिकारी विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एमआरआई स्कैनर आर सिमिलर टू, नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट इमेजिंग मॉडलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है इन विच स्ट्रक्चर द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स आर क्लोजर टू द डिटेक्टर इन रेडियोग्राफी, किस संरचना में पश्व संरचनाएं रेडियोग्राफी में संसूचक के करीब होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मतलब कौन सा व्यू होगा जिसके अंदर जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होंगे वो डिटेक्टर के
क्लोज होंगे, ठीक है। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर डिटेक्टर के क्लोज होंगे, तो ऐसा कौन से व्यू के अंदर होगा? बिल्कुल एपी व्यू के अंदर। जैसे पेशेंट खड़ा होता है तो उसका पिछला जो हिस्सा होगा वो डिटेक्टर के क्लोज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हाउ कैन स्कैटर्ड रेडिएशन बी एटीन्यूएटेड टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन सिचुएशन वेयर क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग रेडिएशन यूज़। ये क्वेश्चन बोल रहा है विकिरण उपयोग के दौरान रोगी के साथ घनिष्ठ शारीरिक संपर्क आवश्यक होने पर कर्मियों की सुरक्षा के लिए बिखरे हुए विकिरण को, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, किया जा सकता है, ट्रांसलेटिंग मिस्टेक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैसे स्कैटर्ड रेडिएशन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो रेडिएशन वर्कर्स हैं, पर्सनल्स हैं, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उनका पेशेंट के साथ क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में रहना भी ज़रूरी है रेडिएशन यूज़ के दौरान। पहला ऑप्शन है बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, रोगी से दूरी बनाकर। अब इसने बोला है कि भाई ये भी ज़रूरी है कि रोगी के पास रहे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर शील्डिंग, संरचनात्मक ढाल का उपयोग करके। अगर पेशेंट और पर्सनल के बीच में स्ट्रक्चर शील्डिंग आ जाएगी तो फिर ये क्लोज फिजिकल कांटेक्ट वाली लाइन तो मैटर ही नहीं करती, तो ये भी गलत है। बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ एंड यूजिंग प्रोटेक्टिव टूल, बिल्कुल सही है। सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर और सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करके। जैसे बात करें ओटी में अब ऐसा नहीं है ना कि कमरे से बाहर रह के पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर पर्सनल्स को क्या करना है? बिल्कुल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, लेड एप्रोन वगैरह, गोनाडल शील्डिंग, इन सब का थायराइड शील्ड और इन सब का यूज़ करके उन्हें वहाँ पे ओटी में एक्सरे लेने ही हैं, ठीक है। बाय एनुअल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What technology provides superior durability and protection to NDT imaging plates? NDT इमेजिंग प्लेटों को कौन सी तकनीक बेहतर स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन बीम क्योर टॉप कोटिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बीम क्योर टॉप कोटिंग होती है ये सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है NDT इमेजिंग प्लेट्स को, ठीक है। और ये ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, इम्प्रूव कर देगी प्रोटेक्शन को। जो एनडीटी इमेजिंग प्लेट्स होती क्या है? ऑफन यूज होती है एनडीटी इमेजिंग प्लेट सीआर सिस्टम में, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम में। और ड्यूरेबिलिटी इसकी क्रूशियल होती है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हैंडल होती है और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में हम इनको एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू? कोशिकाएं और उत्तकों में मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन टिश्यू, कोशिकाएं उत्तकों की तुलना में अधिक जटिल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। टिश्यू इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। टिश्यू कंटेन ओनली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, उत्तकों में केवल निर्जीव पदार्थ होते हैं। बिल्कुल नहीं। सेल्स आर इंडिविजुअल लिविंग यूनिट्स वाइल टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बिल्कुल, ठीक है। सेल्स खुद इंडिविजुअल यूनिट है और टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पब्लिक एक्सपोजर ड्यू टू रेडियोलॉजी? रेडियोलॉजी के कारण सार्वजनिक जोखिम की निगरानी के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पब्लिक एक्सपोजर, ठीक है। जैसे आप डोज लिमिट में देखते हो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर अलग होता है, पब्लिक एक्सपोजर की लिमिट अलग होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से मेथड हम प्रेफर करेंगे पब्लिक एक्सपोजर को मॉनिटर करने के लिए रेडियोलॉजी के दौरान? पहला ऑप्शन बोल रहा है पैसिव डिवाइसेस सच एज थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर, नहीं। TLD, फिल्म बैच, OSLD, पॉकेट डोसीमीटर, ये सब ये सब क्या है? पर्सोनल मॉनिटरिंग डिवाइस है, ना कि पब्लिक एक्सपोजर के लिए। एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ डोज रेट और इंटीग्रेटेड डोज एक्सटर्नल टू एन एक्सरे रूम, एक्सरे रूम के बाहर खुराक दर या एकीकृत खुराक की सक्रिय निगरानी, नहीं। बोथ पैसिव डिवाइसेस एंड एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड, बिल्कुल, ठीक है। दोनों पैसिव डिवाइस एंड एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड। पैसिव डिवाइसेस कौन सा हो जाएगा? जो एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस है, जैसे कि हो गया गीगर मूलर काउंटर्स, जो सर्वे मीटर्स है, एरिया सर्वे मीटर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टोटल हम एम्स रायपुर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हम टोटल 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 आपको मिलेगा पार्ट 1 में, जो कि अपलोड हो चुकी है चैनल पे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 आपको इस वीडियो में मिल गए हैं पार्ट 2 में। और अब जो एम्स रायपुर के
जो टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस थे वो कितने बचे हैं, 28 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 73 तक। ये आपको मिलेगा पार्ट 3 में, ठीक है। क्लियर है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ काइंडली फीडबैक द क्लास। थैंक यू।